हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आई होप आप सब सही से होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी जो है वो चल रही होगी। आपने लास्ट के दोनों लेक्चर्स देखे होंगे, क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। आज ये तीसरा लेक्चर है और इससे पहले जो दो लेक्चर हैं उनमें हमने काफ़ी अच्छा जो है वो चैप्टर कवर किया है और जो पेंडिंग है वो आज इसमें कवर करेंगे। ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये अगर समझ आएगा तो इंडियन इलेक्शन सिस्टम जो है वो भी समझ आ जाएगा। स्टेट असेंबली, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है, क्या प्रोसेस चलता है, सारे का सारा ईच एंड एवरीथिंग आप समझ पाओगे। इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। तो अब है क्या कि इंडिया में ना लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। एक लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल। अब ये नेशनल लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको आप कह सकते हो क्या, यूनियन गवर्नमेंट। तो वो उसके लिए लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा से ही प्राइम मिनिस्टर जो हमारे बनते हैं उनकी वोटिंग जो होती है वो होती है। अब जो इसके अलावा एक हो गया लोकसभा के इलेक्शन जो पार्लियामेंट के आगे, दूसरा आ जाता है स्टेट असेंबलीज के, विधानसभा के। ये हर एक स्टेट के यानी स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट के इलेक्शंस जो है वो होते हैं। अब जो पार्लियामेंट के होंगे यानी लोकसभा के या फिर स्टेट के होंगे, ये एवरी 5 ईयर्स के बाद 5 साल का पीरियड कंप्लीट करने के बाद इलेक्शन होते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। ठीक है। अब होता क्या है कि व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड 5 ईयर्स टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कार्यजन। अब ये 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं ना, उन लोकसभा के लिए या स्टेट असेंबलीज के लिए, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? जनरल इलेक्शन। क्या? जनरल इलेक्शन। और दूसरा, ये मैंने पहले भी समझाया आपको, दूसरा आता है बाई इलेक्शन। तो जब कोई सीट, जब कोई किसी रिप्रेजेंटेटिव एमएलए या एमपी क्या कर देता है, रिजाइन कर देता है, या डेथ का कोई केस होता है, डेथ या रिजाइन की वजह से जो सीट वैकेंट होती है, उस एक या कुछ सीटों में जो इलेक्शन होता है वो उसको हम कहते हैं क्या? बाई इलेक्शन। फिर आता है कि इंडिया में जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी जो पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज को डिवाइड किया होता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो अब जो भी लोग वहाँ उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हैं वो अपने अपने एरिया के लिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपनी क्या कहते हैं, फ्रीली चूज कर सकते हैं, चुनते हैं। ठीक है। दूसरा क्या आता है कि फॉर एग्जांपल लोकसभा इलेक्शन में कंट्री में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी जो है वो जीत के आएगा, यानी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का बनेगा। अब इसी तरीके से असेंबली है, तो हर असेंबली से एक एमएलए जो है वो चुन के भेजा जाता है लोगों के द्वारा, उनके जो डिसीजंस हैं, लोगों के बिहाफ पे जो डिसीजंस है वो लेने के लिए। अब आता है हमारे पास कि जो ये होते हैं ना, इनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो ये वाले लोग होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इनको हम क्या कहते हैं? इनके लिए जो एमपीज होते हैं ना उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ, एमपीज मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोकसभा को भी वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको भी कहते हैं और राज्यसभा वालों को भी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रफली, अच्छा, पॉपुलेशन डिफर भी करती है। लाइक आप देखोगे तो जब ये इन्होंने कहा ना ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रफली हैज इक्वल पॉपुलेशन, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब जैसे जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसकी पॉपुलेशन और यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन थोड़ा फ़र्क, मतलब प्रॉपरली सेम भी नहीं होगी, उतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा फ़र्क ज़रूर होगा, क्योंकि जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ में और जिसकी बिल्कुल कम पॉपुलेशन होगी उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क, अंतर जो है वो ज़रूर रहेगा।
फिर सिमिलरली स्टेट असेंबली इलेक्शन जो है वो डिवाइड मतलब एमएलएस यानी ऊपर वाला हमने पढ़ा एमपीज वाला, तो अब जो स्टेट के असेंबली इलेक्शन होते हैं वहाँ पे एमएलएस होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यही लोग जो हैं वो जब इलेक्शन हो के बाद गवर्नमेंट बनती है तो उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स भी बनते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरीके के। तो ये रहता है। फिर है केस ऑफ द म्युनिसिपल और पंचायत के केस में जो विलेज होते हैं, टाउन होते हैं, वहाँ पे वार्ड्स होती हैं और उन वार्ड से, जैसे पंचायत है तो पंचायत में डिफरेंट वार्ड्स होती हैं, हर एक वार्ड का एक पेंच होता है और उन पेंच के बाद एक पूरी पंचायत का एक सरपंच होता है। इसी तरीके से म्यूनसिपैलिटीज़ के मेंबर्स होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के, और फिर इन पे मेयर जो है वो होते हैं टॉप बॉडी। ठीक है। अब इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो रिजर्व होती हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के लिए। ठीक है। अब इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के लिए भी, इसके साथ साथ एक मेन चीज जो हमारा थर्ड टायर है, लोकल बॉडीज का। तो यहाँ पे 1/3 जो सीट्स है ना वो रिजर्व है किसके लिए? वुमेन के लिए। तो लास्ट ईयर जो हमारी असेंबलीज होते हैं और लोकसभा या पार्लियामेंट जो है उसके लिए भी जो बिल है वो पास हुआ है कि वुमेन के लिए सीट्स जो है 1/3 रिजर्व होंगी। इसी तरीके से जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं इनके लिए ऑलरेडी जो है वो सीट्स रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए। अब स्टेट असेंबली, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत, ये इनमें अब देखना, म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायत में सीट्स रिजर्व होती है वुमेन के लिए 1/3, और यही जो ग्राम पंचायत हैं इनमें वुमेन की पार्टिसिपेशन भी अच्छी है। आप देखोगे स्टेट्स में क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होती थी तो बहुत कम है। आप जम्मू कश्मीर को देखोगे तो आई थिंक नॉट एग्जैक्टली बट 3 या 4 समथिंग जो है वो वुमेन हैं। तो आप हमारी लोकल बॉडीज़ देखोगे तो लोकल बॉडीज़ में काफ़ी अच्छी तादाद है। तो अगर J&K स्टेट में टोटल 90 MLAs हैं, कितने? 90 MLAs हैं। तो 90 MLAs में सिर्फ अगर 3 या 4 वुमेन हैं तो इसका मतलब है कि रिजर्वेशन के बिना वुमेन की पार्टिसिपेशन तो स्टेट में बहुत कम है। तो अगर वुमेन रिजर्वेशन होती तो रिजर्वेशन के बेसिस पे तो ऑलमोस्ट 20+ सीट्स होती, 20 कुछ सीट्स होती। तो अब लोकल बॉडीज़ है तो अगर एक पंचायत में 10 टोटल वार्ड्स हैं तो 10 वार्ड में 3 वुमेन पेंच होंगी। तो कोई भी डिसीजन जब लिया जाएगा तो उसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन भी अहम जो है वो भूमिका निभाएगी। ठीक है। ये है आपका एक इलेक्ट्रोल सिस्टम जो इंडिया में है। इसका आप जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हो और फर्दर आप PDF भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोटर लिस्ट। अब जो वोटर लिस्ट में जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का ऑफिसर्स को लगाती है, ऑफिशियल्स को, और वो ऑफिशियल्स क्या करते हैं, इलेक्टोरल रोल के लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के यानी पूरी स्टेट के जितने भी लोग हैं या कंट्री के उनमें जो एलिजिबल वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स मतलब जिनकी 18 ईयर्स ऑफ एज जो है वो कंप्लीट है, उन सबको वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है और फिर फर्दर वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वोट कास्ट करने के लिए। इंडिया में एवरी अडल्ट, ये मैंने बता दिया आपको। अब इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लाइक जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं 18 ईयर्स कंप्लीट करते हो तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन क्या किया जाता है, वोट देने का अधिकार जो है वो मिल जाता है। वोटर्स लिस्ट जो है वो रिवाइज्ड होती है 5 ईयर्स के बाद। अब रिवाइज्ड कैसे होती है, फॉर एग्जांपल एक वोटर लिस्ट पिछले इलेक्शन में बनी तो उस पिछले 5 साल के पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी पहले एज कंप्लीट नहीं थी। अगर किसी की एज 13 ईयर्स थी तो अब 5 साल के बाद इलेक्शन होता है तो अब उसकी एज 18 हो गई। इसका मतलब दोबारा वोटर लिस्ट 5 साल के बाद बनेगी और उस वोटर लिस्ट में वो जो पिछले इलेक्शन में 13 या 14 ईयर्स का एज थी जिस बंदे की, वो भी नेक्स्ट वोटर लिस्ट में एलिजिबल हो जाएगा वोट कास्ट करने के लिए।
ये है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी होती है जो इलेक्शन कमीशन ही एक ऐसी पावरफुल बॉडी है जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे लिए क्या करते हैं कि जो भी वो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, वोटर लिस्ट से लेकर काउंटिंग तक, वो सारे का सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस बॉडी की होती है, दैट बॉडी इज नोन एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कहते हैं कि एक्सट्रीम पावरफुल बॉडी होती है, सिमिलर लाइक द जुडिशरी, इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी। तो ये पावरफुल इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और सीज इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको अपॉइंट तो किया गया, बट इसका अपॉइंटमेंट का एक और थोड़ा प्रोसेस होता है। जब आप क्लास 11th में पढ़ोगे तो होल प्रोसेस समझोगे कि कितने स्टेप्स जो हैं वो उनमें जो है इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन इसको कैसे, नॉमिनेशन का क्या तरीका होता है, सारी चीज़ें। तो अब क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो आंसरेबल नहीं होते किसके आगे, प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट। अब जो भी इलेक्शन कमीशन होंगे, फॉर एग्जांपल स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनकी बात पे काम करेगा फर्दर। अब पावर्स क्या होती हैं इलेक्शन कमीशन की, डिसीजंस जो भी होते हैं इलेक्शन के रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उनके सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है, इलेक्शन कमीशन। और डेट अनाउंस करता है, सबसे पहले इलेक्शन की डेट कौन अनाउंस करता है, इलेक्शन कमीशन। और डिक्लेयर करता है जो रिजल्ट वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके हम किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम देख सकते हैं, उनकी क्योंकि सारी की सारी डिटेल्स जो है वो जब कोई भी बंदा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसको सारी की सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होती है। तो वो डिटेल्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर दी होती हैं। तो जब काउंटिंग होती है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आती है, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या हैं, कितने लोग जो है वो कैंडिडेट थे, वो सारे का सारा डेटा जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके बाद इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि गाइडलाइंस, इट गिव गाइडलाइन टू द गवर्नमेंट विच हैव टू द फॉलोड ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो इलेक्शन के टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है वो भी गवर्नमेंट को भी फॉलो करनी होती है। फिर व्हेन इन इलेक्शन ड्यूटी when on election duty government officials work under the supervision of election, not the government, election commission। जब कोई इलेक्शन ड्यूटी होती है तो इलेक्शन ड्यूटी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन सिस्टम के साथ एसोसिएट रहते हैं उनको इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस और उनके अकॉर्डिंगली काम करना होता। अब है हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ वोटिंग। डिफरेंट मेथड्स ऑफ वोटिंग में क्या था कि एवरी पॉलिटिकल अबे द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन। अब देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अब जो भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टी से होंगे या फिर इंडिपेंडेंट भी होते हैं कुछ, तो उनको क्या करना पड़ता है, मानने पड़ती हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस माननी पड़ती हैं, गाइडलाइंस माननी पड़ती हैं किसकी, इलेक्शन कमीशन की। फिर रिजल्ट जो होते हैं इलेक्शंस के इंडिया में वो ईच पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शंस इन इंडिया रिस्पेक्टेड बाय, देखो अब जो भी रिजल्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो रिजल्ट निकला तो वो रिजल्ट इन किसके द्वारा माना जाएगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा माना जाएगा। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा। और अब देखो ना ये डिफरेंट मेथड्स असल में नहीं है, मेथड्स में थोड़ा अलग आता है, ये आई थिंक प्रिंटिंग में थोड़ा हो गया। मेथड्स जो होते हैं ना उसमें आता है हमारा ईवीएम वगैरह वाला जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। अब जो ये पिछले की ही उसमें आया, इलेक्शन कमीशन वाले में आया, ठीक है। अब ये क्या, पॉलिटिकल पार्टी को इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन की वो माननी पड़ती हैं। इसके बाद जो भी रिजल्ट होंगे, यानी इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट
सब के सब जो लोग हैं उनको मानने पड़ेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इज्जत के साथ उनको मानने पड़ेंगे। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे पूरी की पूरी कंट्री में। अब इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वोटर लिस्ट, कैंपेन, कोड ऑफ कंडक्ट, वो सारी की सारी जो प्रोसीजर है वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पे ही चलता है। फिर कहते हैं कि this can be asserted by the fact that the ruling central government and various state governments routinely lose the election। तो अब जो 5 साल के बाद इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि इतना फ्री एंड फेयर सिस्टम चलता है, तो उससे अगर 5 साल के बाद जो है वो किसी भी गवर्नमेंट जो है उसको लूज होने के जो है वो काफ़ी चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री एंड फेयर सिस्टम है, और अगर लोगों को लगा कि गवर्नमेंट ने हमारे इंटरेस्ट में कोई अच्छे काम नहीं किए तो लोग उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्शन का जो एक पावर होती है लोगों के पास। लोग डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस से जो है वो अपने कैंडिडेट्स को यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव्स चेंज मीन्स गवर्नमेंट चेंज, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा जब मेजॉरिटी चेंज हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो सकती है। फिर कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड दोज हु बॉय वोट्स आल्सो ऑफन लूज द इलेक्शन। तो अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड या क्रिमिनल तरीके से या अनफेयर एक्टिविटी से किसी इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेशन हुई है तो इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली जो है वो क्या करते हैं, उनका इलेक्शन यानी कैंडिडेचर जो है वो उसको रद्द करने की उस इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर जो है वो रहती है। ठीक है, ये था आपका होल चैप्टर। एक इसमें वोटिंग सिस्टम बचा है जो वो मैं नेक्स्ट में समझाऊंगा। वोटिंग पहले आपको पता है बैलेट सिस्टम होता था, जो स्लिप से जो है लोग जाके डायरेक्टली वोट करते थे। आज की डेट में ईवीएम से है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। अब जो बैलेट पेपर से होता था उसमें काउंट करने में काफ़ी टाइम लगता था, तो वो इतना बड़ा इलेक्शन जैसे अब लोकसभा का इलेक्शन, स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन, ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे का सारा जो है वो वहाँ बैलेट से चले और काउंट किया जाए। तो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से डायरेक्टली जो है वो प्रेस करना होता है और वो ऑटोमेटिकली मशीन में उसमें बाद में काउंटिंग जो है वो वैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही होती है। तो ये था आपका चैप्टर। फर्दर हम नेक्स्ट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसको रिवाइज करना है। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ आपसे कि आप जितना रिवाइज करोगे उतने अच्छे से आप तैयार कर पाओगे, और जितना अच्छे से तैयार करोगे उतना अच्छे से आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे और अच्छा नॉलेज जो है वो गेन कर पाओगे। रिवाइज बार बार करना है, अपने नोट्स बनाने हैं आपने, और इसके साथ जो एनसीईआरटी बुक से एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको दोबारा उस टॉपिक को डिटेल में जाने की नहीं, आप उसको अच्छे से खुद ही एक्सप्लेन कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ें इसको बार बार, और एग्ज़ाम्स आपके आए रहे हैं, आपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करो और नॉलेज गेन करो। जब आप नॉलेज गेन करोगे तो मार्क्स भी बनेंगे, नॉलेज भी बनेगा। और कि सिर्फ क्वेश्चंस के पीछे नहीं जाना है कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए, अब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपने चैप्टर को पढ़ना है। जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो टॉपिक्स तैयार करोगे, उस पूरे के पूरे को समझोगे, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करोगे तो फिर आपके पास नॉलेज भी होगा। आप खुद ही नहीं, आप जो दूसरे लोग होंगे, आपके छोटे बहन भाई होंगे, उन्हें भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, समझा पाओगे, प्रैक्टिकली चीज़ें कैसी चल रही हैं वो सब समझ पाओगे जब इस तरीके से आप पढ़ोगे। इस चैप्टर फर्दर क्लास 9th की सिविक्स जो है जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम क्लास 9th की हिस्ट्री भी, क्लास 9th की ज्योग्राफी भी जो है वो पढ़ेंगे। 1 बाय 1 हम कर रहे हैं। ये आपने सिर्फ अगर ये लेक्चर अच्छे से आप देख लोगे और उसके बाद एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कर लोगे तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके नोट्स के लिए आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा कैरियर मेकअप नोट्स, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। और फर्दर हम टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो लाएंगे, और वो टेस्ट सीरीज़ जब हम प्रोवाइड करेंगे तो तब आपको ये पता भी चलेगा कि हमारे पढ़ने से आपको कितना बेनिफिट
हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।